Okay, so in the last class we were talking about Heisenberg's uncertainty principle and the Heisenberg's uncertainty relation. Regarding to Heisenberg's uncertainty principle, it's impossible to carry out the measurement of momentum and the position of any atomic, subatomic level particles simultaneously as well as precisely, accurately. अगर बैटरी आप उसको एक साथ अगर मेजर करना चाहें तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्वांटिटीज में एरर आते हैं और मैक्सिमम एरर जो हो सकता है उसके बीच में जो रिलेशन है that relation is known as Heisenberg's uncertainty relation. And so we have three sets of uncertainty relations. One was related to delta x multiplied by delta px, that is corresponding to position as well as momentum. It is greater than or equivalent to h cross by 2 means इसमें जो एरर है और इसमें जो एरर है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम this is greater than h cross by 2, so this is the minimum error. And similarly, with delta t multiplied by delta e, it is greater than or equal to h cross by 2. And third one is delta theta multiplied by delta z, it is greater than or equal to h cross. तो ये अनसर्टेनिटी रिलेशन है और इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तुमसे आना चाहिए. साथ ही साथ इसके एप्लीकेशन पर भी आज थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी रिलेशन के एप्लीकेशंस क्या है. फर्स्ट एप्लीकेशन तो हम लोगों ने कल क्लास में डिस्कस कर दिया था. दिस एक्चुअली क्लियर कट डिफरेंशिएट क्वांटम फिजिक्स विद क्लासिकल फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स में हम पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर कर सकते हैं. हमारे पास न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसके बेसिस पर. लेकिन क्वांटम फिजिक्स में दिस इज दैट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी रिलेशन जिसमें हम पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ आप मेजर नहीं कर सकते. अगर करना चाहे एक साथ मेजर करना चाहे तो एरर आएगा और वो एरर जो है वो इतना इस रिलेशन के साथ शो किया जाता है. सो दिस इज टाइम एंड एनर्जी, दिस इज थीटा एंगुलर पोजीशन विद एंगुलर मोमेंटम. और इसको मैंने असाइनमेंट के फॉर्म में तुमको ड्राइव करने के लिए दिया था, तो मेरे ख्याल से तुम लोगों ने किया होगा. और अच्छा चलिए कुछ और एप्लीकेशन पर हम डिस्कस करते हैं. एक एप्लीकेशन है ये एक्चुअली फिजिक्स के कुछ कंट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट है उसको वेरीफाई करने में बढ़िया काम आता है. मैं दो स्टेटमेंट दे रहा हूं फिजिक्स में जो अपने आप में दोनों सही हैं, लेकिन अगर तुम एक साथ अगर अलग अलग हम लोग इसको पढ़े हैं तो हमें दोनों सही लगता है, लेकिन अगर एक साथ उस चीज को सोच के देखें तो उसमें कहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ महसूस होता है. और उसको ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी रिलेशन कैसे क्लैरिफाई किया है ये हम आज के क्लास में डिस्कस करते हैं. सो द फर्स्ट द स्टेटमेंट नंबर 1, you have Niels Bohr's statement, Rutherford's experiment on the location of electron, proton and neutron in the atom. एटम की जब स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये कहा जाता है कि दिस इज द न्यूक्लियस एंड हियर z numbers of protons are there and a minus j numbers of neutrons are there. And these are the different orbitals. और इस ऑर्बिटल्स में as per Niels Bohr's statement as well as Rutherford's experiment statement इस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर लगाते हैं. मींस न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं. देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस. दिस इज द स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट. Now the second statement, this is atomic structure. As far as this is atomic structure, electron cannot exist inside the nucleus. And the statement number second, we have radioactive elements. We have radioactive elements, and in these radioactive elements, if this is the nucleus, and if there is some mutual reaction inside the nucleus, then this nucleus gives us alpha particles, beta particles,
एंड gamma rays। ये पढ़ा तुम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में, केमिस्ट्री फिजिक्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पढ़ाया जाता है। हाँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स याद आ रहा है? यस सर। एनीवन पढ़े हो ना? बोला करो भाई तुम लोग यार, बड़े। यस सर, पढ़े हो ना? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में क्या होता है कि ये एक प्रकार से न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। इसका इस ऑर्बिटल साथ किसी प्रकार का ज्यादा लेना देना नहीं, ये न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है। इस न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल्स जो कि इट इज नथिंग बट हीलियम आयंस, ये हीलियम आयंस होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स these are nothing but electrons। in gamma rays this is the radiation, ये एनर्जी रेडिएशन, एनर्जी पार्ट। तो किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एक्चुअली अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। ये अनस्टेबल न्यूक्लियस में अल्फा पार्टिकल्स निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, gamma rays निकलते हैं। दिस बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स। अब तुमको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि दोनों कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी है। पहला, एटॉमिक स्ट्रक्चर कहता है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के केस में ये कहा जाता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, gamma rays निकलते हैं, और आउट ऑफ दिस थ्री बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट जस्ट इलेक्ट्रॉन्स। पहले में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता, दूसरे में इलेक्ट्रॉन जो है बीटा पार्टिकल के फॉर्म से न्यूक्लियस से बाहर निकल रहा है। सो दीज आर टू कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स। अब इसको हमको वेरीफाई करना है बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी रिलेशन। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? क्या ये दोनों स्टेटमेंट में किसी प्रकार का कोई रिलेशन है? अगर नहीं है तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा? पहली बात तो ये है कि हमने इसको भी पढ़ा है, इसको भी सही माना है, और इसको भी पढ़ा है, और एक्सपेरिमेंट ये भी प्रूव किया गया है। सो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। क्वेश्चन ये है, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों अलग हैं? ये एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स है जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, और दूसरा बीटा पार्टिकल जो है वो इस न्यूक्लियस के अंदर के इलेक्ट्रॉन है। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग हैं? इसका एटॉमिक नंबर से लेना देना है, इसका एटॉमिक नंबर से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, इनका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। तो चलिए हम प्रूव करते हैं। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रूव किया जाता है। अगर बाय द वे ये इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम मान के चलें, दीस आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसको ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम एज्यूम करें और इसको एज्यूम माने कि ये न्यूक्लियस के अंतर्गत है, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है और बीटा पार्टिकल की एनर्जी कितनी होती है, इसको हम कंपेयर करेंगे। तो लेट अस कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। सो स्टार्ट कैलकुलेशन। अपना कैलकुलेटर वगैरह रेडी रखो। कभी कभी ये क्वेश्चंस इस फॉर्म में भी आता है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रूव दैट। सो लेट अस assume one electron inside the nucleus। अब इसका एनर्जी हमको कैलकुलेट करनी है। दिस इज द न्यूक्लियस एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस किसे पता है? न्यूक्लियर का साइज बताओ भाई, किसी का आइडिया हो तो। ओपन टू ऑल। आयुष बता बेटा, साइज क्या होता है न्यूक्लियस का? आयुष अग्रवाल। आयुष आकाश कुमार सिंह। हमारी क्लास के साथ बड़े इशू हुई है यार, जल्दी जवाब नहीं देते हो। 2 into 10 to the power minus 15 meter to 5 into 10 to the power minus 15 meter।
So it is in the order of 10 to minus 15 meter. Okay. So the diameter it is taken as 2 into. So this is the diameter of nucleus. That is 2r, which is equal to 2 into 10 to the power minus 15 meter. One Fermi is 10 to the power minus 15 meter. तो एक फर्मी के ऑर्डर का माना जाता है उसका रेडियस को, मैं उसको 2 टाइम्स ले लिया. या इवन यू कैन सॉल्व दिस बाय यूजिंग 10 to the minus 15 meter. No issue. So the average size of, because the nucleus का size अलग-अलग हो सकता है, so average size of this nucleus, this is in the order of 10 to the minus 15 meter. Okay. So अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर अगर कोई हम एज्यूम करते हैं, there is one electron inside here, so that electron may be somewhere here, that may be somewhere here, that may be somewhere here, that may be somewhere. कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है inside that nucleus. Means उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी है. पोजीशन फिक्स नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ सेंटर पे ही है. वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं पर भी वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी है. अगर पोजीशन अनसर्टेनिटी है तो पोजीशन अनसर्टेनिटी मैक्सिमम कितना होगा? दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ दिस डायमीटर. ये इस डायमीटर के ऑर्डर में. So let us take the uncertainty in the position. So the uncertainty in the position of electron inside the nucleus is, that is delta x, which is equivalent to diameter of nucleus. ये nucleus के diameter के बराबर होगा, and that is in the order of, either you can take 2 into 10 to the minus 15 or just 10 to the minus 15, that will ज़्यादा फर्क नहीं आएगा. So this is 2 into 10 to the power minus 15 meter. Okay, यहाँ तक क्लियर है? यस सर. इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर. हमने इसको न्यूक्लियस के साइज के बराबर क्यों लिखे? बोलो 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 बोलो. क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए इसका मैक्सिमम जो अनसर्टेनिटी होगा दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 to the minus 15 और यू कैन टेक आल्सो 2 into 10 to the minus 15 जैसे भी बनाना चाहो पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. ओके, नाउ हमें इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है. सो इसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए पहले मोमेंटम कैलकुलेट करना. तो फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिलेशन from Heisenberg's uncertainty relation, what we will have this delta x multiplied by delta px, it is greater than or equal to, just take like this, it is equal to h cross by 2, where h cross is equal to 1.05 into 10 to the power minus 34 joule second. अब इस वैल्यू को पुट करो और मुझे बहुत जल्दी डेल्टा px बताओ कितना होता है, और इसके बाद एनर्जी बताना. एनर्जी that delta E is equal to delta Px multiplied by C, और इसका कैलकुलेशन मुझे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना जल्दी. चलिए कैलकुलेट करो जितना जल्दी कर सकते हो. इसका आंसर आते जाएगा कमेंट बॉक्स में.
सर मोमेंटम आया है 0.2625 इंटू 10⁻⁻16। बाकी लोग भी कैलकुलेट करके जाओ जल्दी, डेल्टा पी एक्स। जागृत ने 19.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुमने डेल्टा एक्स कितना लिया था? 2 into 10⁻15 और 10⁻15? सर 2 इंटू 10⁻⁻15। 10⁻15। जल्दी करते जाओ।
प्रयाग का भी लगभग उतना ही आ रहा है, 20.9 मेगा इलेक्ट्रॉन और अनुराग साहू। निशान का भी 19.6 आया। ओके, करिए आप, जल्दी करिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन है? लोग को इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। So what we are trying to perform is, we are just first trying to locate the electron inside the nucleus by assuming that electron is, let's say, inside the nucleus. So its position is not fixed, but uncertainty in the position will be maximum equal to the diameter of this nucleus, and the diameter of that nucleus may be in different numerical problems, may be given in a different form. So the maximum value we can take is 2 into 10 minus 15 meter, or just you can take 10 minus 15 meter, and somewhere it may be given as 5 into 10 minus 14 meter, because the size of nucleus is a different for different elements. So this is the nucleus position, uncertainty the position is 2 into 10 minus 15 meter. By using this uncertainty relation, you can calculate the uncertainty in its momentum. That will be a fixed value by putting the value of h cross is equal to 1.05 into 10 minus 14 joule second. Now you have to calculate this energy. So in order to calculate this energy, you can take two formula. One, the energy momentum relation. If you are considering classical mechanical term, a classical mechanical formula, then you will have this energy E is equal to P square by 2m. This is the relation. So if you have this delta Px, so delta Px is square by 2m, just calculate it. This is the classical term. But as I have mentioned earlier, when we give a very small amount of energy to this electron, its velocity attain up to 10 to the power 6 to 10 to the power 7 meter per second. So now that electron is in the region of Einstein's physics. तो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स के रीजन में चला जाता है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने इसको E is equal to P square by 2m ये लिखने के बजाय मैंने यहाँ पर एनर्जी को लिख दिया डायरेक्टली डेल्टा Px multiplied by C Pc. So this put the value of this C is 3 into 10 to the power 8 10 to the power 3 meter per second, 3 into 10 to the power 8 meter per second. So the result will be in the joule, and you have to convert that joule into mega electron volt. So 1 electron volt it is equal to 1.6 into 10 to the minus 19 joule, and 1 mega electron volt means that you have to multiply it by 10 to the power 6. So 1 mega electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 13 joule. This is the relation to convert that joule into mega electron volt. So ये कन्वर्शन करने के बाद तुम्हारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, that result is about 19.6 mega electron at 3-4 students have given the answer. So बाकी लोग भी मेरे ख्याल से बनाए होंगे. सृजन वर्मा, तुम्हारा कितना है? सृजन
मानसी, नंदिनी गुप्ता, चलिए तुम लोग, हाँ कितना कितना है नंदिनी तुम्हारा? Please give the answer in the comment box. Aditi Pateria? Yes, sir. 19.6 mega electron Are volt. Sadi se? Yes, sir. Okay, so can we proceed? चलिए, so अगर हम ये माने कि वो इलेक्ट्रॉन अगर कोई न्यूक्लियस के अंदर रखा है तो उसकी एनर्जी तुम लोगों ने लाया है 19.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे डिफरेंट वैल्यूज पे इसका वैल्यू अबाउट 10 to 11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से शुरू करके यहाँ तक पहुंच सकता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ दिस न्यूक्लियस। तो ये अगर हम ये माने कि इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है न्यूक्लियस के अंदर तो उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा आती है। अब हम ये कहते हैं एंड द एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इज, एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल जो रेडियो एक्टिव में आता है, दिस इज इन बिटवीन 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो बीटा पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो सिर्फ 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो बीटा पार्टिकल है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता तो उसकी एनर्जी जो है वो इस रेंज पे आना चाहिए, दोनों एनर्जी जो है वो मिसमैच हो रहा है। दिस इज 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज 19.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। खुदा नॉट मैचिंग, देयर इज नो मैचिंग। अगर बाय द बीटा पार्टिकल और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर आइडेंटिकल होते हैं तो वी कैन से कि न्यूक्लियस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि न्यूक्लियस के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन का कांसेप्ट नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि ये बीटा पार्टिकल आया कहां से? इस बीटा पार्टिकल के बारे में कहा जाता है कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मोस्टली का एक स्टेटमेंट आया था, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। हाँ, जब रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की थ्योरी जब समझाई जाती है तो उस समय मोस्टली ये कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर जो बीटा पार्टिकल के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, दीस आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता तो इसकी एनर्जी मोर देन अबाउट दैट 19.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन। बीटा पार्टिकल की एनर्जी जो है सिर्फ 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन ना होकर के ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का रिएक्शन है। एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते रहता है और एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है बाय गिविंग और बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कैसे, अगर एक प्रोटॉन है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन देता है नेगेटिव चार्ज, एंड दिस कन्वर्ट्स इनटू, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन सॉरी सो अगर ये न्यूट्रॉन है, दिस इज न्यूट्रल, जैसे इस न्यूट्रॉन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया नेगेटिव, जैसे नेगेटिव बाहर निकलता है, दिस बिकम्स पॉजिटिव, तो ये जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रल था, उसने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन देने मींस लेकिंग अप इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज कम हुआ, मींस ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। एक दूसरा प्रोटॉन था यहाँ पर, ये प्रोटॉन यहाँ पर है, इसने जैसे इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ये पॉजिटिव चार्ज था, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, दिस कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रल हो गया। मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इंटर कन्वर्सन चलते रहता है पेयर्स में। या ये कहा जा सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन को ये लोग ऐसा वॉलीबॉल यूज करते हैं, एक न्यूट्रॉन यहाँ था, उसने इलेक्ट्रॉन फेंका, बिकम प्रोटॉन, बिकम्स प्रोटॉन, जैसे उस इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन ने कैच किया, कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इंटर कन्वर्सन होता रहता है, और ये सारे न्यूक्लियस के लिए थ्योरी सही है, छोटे न्यूक्लियस को बड़ा न्यूक्लियस। लेकिन जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ ये होता है, उसका न्यूक्लियस कमजोर होता है, अनस्टेबल होता है। ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने वॉलीबॉल खेलते खेलते कभी-कभी ऐसा होता है कि थोड़ा जोर से धक्का मार दिए तो यही इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटा पार्टिकल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है।
और इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन को फेंकने के दौरान जो एनर्जी का जो आदान प्रदान होता है दैट इज अबाउट 2 to 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। दिस थ्योरी इज गिवन बाय मोस्ले। सो इट इज प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, और जो बीटा पार्टिकल की बात कही जाती है दैट बीटा पार्टिकल इज जस्ट द रिजल्ट ऑफ interreaction of protons and interconversion of protons and neutrons, proton neutron में convert होता है। ultimately the sum of total proton and neutron ये identical होता है, क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग नहीं होना है, दोनों का सम जो है वो आइडेंटिकल होना है। तो एटॉमिक मास जो है वो आइडेंटिकल रहता है। यू नो दैट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है उसमें ज्यादा गैप नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार के रिएक्शन का कंसेप्ट दिया जा सकता है। So this is the first example. And second, you can calculate the binding energy of first Bohr orbit hydrogen. Second, calculate the energy of binding energy that is first Bohr orbit of a hydrogen atom. So by using uncertainty relation, you can calculate the binding energy of this energy. This is known as binding energy. The binding energy of an electron in the orbit. So binding energy of an electron. I should write. So to calculate the binding energy of an electron in first Bohr orbit of hydrogen atom. So this is that hydrogen atom. There is one electron here in the first Bohr orbit. So you can calculate the binding energy of this by using uncertainty relation. So let us think how it is. तो ये इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट बोर ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। एंड किसी को आइडिया है फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है? किसी को आइडिया हो? 0.0.52 एंगस्ट्रॉम। हाँ 0.529 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है। मींस इसके पोजीशन में जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होगा that is equal to the diameter of this first Bohr orbit. So the uncertainty in the position of electron that is equal to diameter of फर्स्ट बोर ऑर्बिट। जैसे वहां पर हम लोगों ने न्यूक्लियस का लिया था, वैसे हम यहाँ पर उस फर्स्ट बोर ऑर्बिट के डायमीटर को लेंगे। एंड दिस इज इक्वल टू दिस इज डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू 2 multiplied by 0.529 angstrom. Remember this is in angstrom. So this is delta x. You can calculate from uncertainty relation. So from uncertainty relation, delta x multiplied by delta px, this is equivalent to x plus by 2. You can calculate delta px and then energy. दोनों रिलेशन से निकाल के देखकर कितना गैप आता है तुमको पता चलेगा। तो दिस डेल्टा px the energy delta E it is equal to just use delta P x square by 2m, इससे निकाल के देखना कितना आता है। और दूसरा डेल्टा E it is equal to डेल्टा px multiplied by c। दोनों से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालो और मुझे जल्दी रिजल्ट बताओ।
Okay, so I think you can calculate that. You can take the help of Google as well as that study materials I have provided, I have given you. एक और थोड़ा सा ये हो सकता है, इसको असाइनमेंट के फॉर्म में रखना क्योंकि टाइम लगभग होने को है. And you can start giving your attendance. And इसमें तुम सेकंड रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट कर सकते हो. Let us have two energy levels. इस प्रकार के दो एनर्जी लेवल हैं. This is ground state. Ground state. लेजर वाले फिजिक्स में हम इसको विस्तार से देखेंगे. This is the first excited state. Excited state. This is E1. This is E2. And the energy gave is 19.6 electron volt. And this is delta E. So here one atom is there. एक इलेक्ट्रॉन एक एटम यहाँ पे अगर कोई जाता है तो you have to calculate lifetime of this atom or electron in at excited state. So here you have to calculate lifetime. This energy gap is given. So you have to use delta T multiplied by delta E. It is given to extra. सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें आप लोग उसका लाइफ टाइम कैलकुलेट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ आंसर बताना है ना, बाकी फिर हम इससे आगे इस पीरियड को प्रोसीड करेंगे.